एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंसिडरेशन विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 23, 24 एंड 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लास्ट की क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो हमने फ्री कंसेंट देखा था और क्या क्या उसके जो टाइप्स थे वो सारे हमने इसके अंदर देखे थे। आज हम डिस्कस करेंगे लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। बेसिकली आज हम कंसिडरेशन टोटल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि व्हाट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन एक इंटीग्रल पार्ट यानी कि एक मेन पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का। द रूल ऑफ कंसिडरेशन स्टेट्स दैट कि इट इज एसेंशियल टू हैव अ कंसिडरेशन फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड होने के लिए कंसिडरेशन जो है वो एक नेसेसरी चीज़ है, उसका होना नेसेसरी है। सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें तो कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ देना। वो चाहे कोई एक्ट हो सकता है या फिर कोई एब्सटेंस हो सकती है या फिर कोई प्रॉमिस हो सकती है। सेक्शन 2D जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो डिफाइन करता है टर्म कंसिडरेशन को। ये क्या डिफाइन करता है कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग or does or abstains from doing or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the प्रॉमिस। यानी कि जब कोई भी प्रॉमिसर के डिज़ायर के ऊपर प्रॉमिसी या कोई भी पर्सन कोई ऐसा एक्ट करता है या कोई एक्ट नहीं करता है या कोई प्रॉमिस करता है, उसे क्या कहते हैं? हम कंसिडरेशन कहते हैं। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखें साइड में, तो अगर मैंने इस पर्सन को कहा बी को कि आई विल वॉश योर कार, और बी मुझे उसके बदले में कहता है कि आई विल पे यू $100, तो वो क्या हो गया? उसके लिए यहाँ पे कंसिडरेशन हो गया। यहाँ मैंने उसको सर्विस प्रोवाइड कराई और उसके बदले में वो मुझे क्या दे रहा है? कंसिडरेशन दे रहा है। तो ये क्या होता है? कंसिडरेशन। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए कंसिडरेशन सबसे नेसेसरी चीज़ होती है। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के 3 टाइप्स बताए गए हैं: पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन और फ्यूचर कंसिडरेशन। तो चलो अब हम इनको समझते हैं। अब देखो, पास्ट कंसिडरेशन को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो आप कोई एक अनपेड इंटर्न हो किसी लॉ फर्म के अंदर, और आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद में आपके सीनियर आपको पे कर रहे हैं ₹8,000 फॉर योर हार्डवर्क, आपके हार्डवर्क के लिए। और जो भी आपने परफॉर्मेंस दिखाई है ड्यूरिंग द इंटर्नशिप, उसके लिए वो आपको ₹8,000 देते हैं। तो रीज़न वो आपको पे कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? जो आपने एक्ट पास्ट में किया था उसकी वजह से वो आपको क्या कर रहे हैं? पैसे दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया? पास्ट कंसिडरेशन। तो सिंपल डेफिनेशन पास्ट कंसिडरेशन की आती है कि द प्रोमिसर हैड रिसीव द कंसिडरेशन बिफोर द डेट ऑफ प्रॉमिस, यानी कि पास्ट में जो उसने किए हैं एक्ट, उसके लिए उसे कंसिडरेशन अगर मिलता है तो वो पास्ट कंसिडरेशन में आता है। नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूटेड और प्रेजेंट कंसिडरेशन। एग्जीक्यूटेड मान लो या प्रेजेंट कंसिडरेशन का मतलब होता है कि इज वन इन विच वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज परफॉर्म हिज पार्ट टू द प्रॉमिस विच कंस्टिट्यूट कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस बाय अदर साइड, इट इज नोन एज प्रेजेंट कंसिडरेशन। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझे, एक सिंपल एग्जाम्पल से समझे कि जैसे ए पर्सन है, वो जाता है मार्केट में और मार्केट में एक बी शॉपकीपर है, मतलब वेजिटेबल सेलर है, उससे वो सब्जियां खरीदता है। वो उससे सब्जियां खरीदता है और उसके बदले में वो उसको पैसे दे देता है। तो यहाँ पे वो क्या हो गया? यहाँ पे प्रेजेंट कंसिडरेशन हो गया। और फ्यूचर कंसिडरेशन, इसको आप वर्ड से ही समझ रहे हो, जो फ्यूचर डेट के अंदर किया जाएगा। व्हेन कंसिडरेशन इज मूव्ड एट द फ्यूचर डेट, कि मैं आपको फ्यूचर के अंदर क्या करूँगा? ये पे कर दूंगा। तो ये क्या हो गया? हमारा फ्यूचर कंसिडरेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई हायर करते हो, इफ़ यू हायर अ फ्रीलांसर जो आपको प्रोवाइड कराएगा लीगल सर्विस आपके कंपनी के लिए, और आप दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हो जहाँ पे आप उसको क्या प्रॉमिस करते हो कि जो भी सर्विस वो करेगा उसके लिए मैं उसे आने वाला जो नेक्स्ट मंथ है उसके अंदर आपको ₹50,000 उसके लिए दूंगा। तो इस सिनेरियो में जो प्रॉमिस जब तक फुलफिल नहीं किया जाएगा, टिल द प्रोमिसेस मेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रोमिसेस फुलफिल नहीं करे जाएंगे
आप उसको फुलफिल नहीं करोगे तब तक आपको क्या नहीं मिलेगा, कंसिडरेशन नहीं मिलेगा। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स के कंसिडरेशन थे। इसको सिंपली याद रखने के लिए हम ऐसे रख सकते हैं, पास्ट कंसिडरेशन में आपको कंसिडरेशन आपके पास्ट में करे हुए एक्ट की वजह से मिलता है। प्रेजेंट कंसिडरेशन तब मिलता है जब आप सामने, मतलब अभी प्रॉमिस कंप्लीट हुआ और आपने फटाफट पे कर दिया। इसमें हम फ्रूट या वेजिटेबल खरीदने वाले एग्जाम्पल से याद कर सकते हैं। फ्यूचर कंसिडरेशन, जैसे आपको कंपनी में, आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो जिसमें आपको वो सैलरी नेक्स्ट मंथ पे करते हैं, तो ये फ्यूचर कंसिडरेशन के अंदर आता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं असेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन। सबसे पहले आता है कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। अगर आप डेफिनेशन को ध्यान से देखोगे तो उसमें ही लिखा हुआ है कि कंसिडरेशन जो है वो किसके डिजायर पे होना चाहिए, प्रोमिसर के डिजायर पे होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम प्रोमिसी टू एनी अदर पर्सन। प्रोमिसी या किसी भी अदर पर्सन के बिहाफ पे करा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें कहें कि कोई पर्सन जो है, जैसे ए जो है वो आपके पास में आता है, वो कहता है कि मैं, मतलब आपसे कोई सर्टेन अमाउंट का वो लोन लेता है। आफ्टर फ्यू डेज ए आपके पास आता है और कहता है कि जो भी मेरा बकाया पैसा है, यानी कि जो पैसा मैंने आपसे लिया है, उसका जो भी अमाउंट ड्यू है, अब वो मेरा बड़ा भाई यहाँ पे आपको पे करेगा। तो यहाँ पे प्रोमिसर जो मिस्टर ए जो प्रोमिसी था, here the consideration has moved from Mr. A promisee to his brother B, यानी कि अब वो A जो promisee था उससे शिफ्ट होके कहाँ चला गया है, उसके ब्रदर के पास में चला गया। कंसिडरेशन किसी वैल्यू के लिए होना चाहिए, ठीक है, और इट मे बी एन एक्ट, चाहे वो कोई एक्ट हो सकता है, कोई एक्ट ना करने का हो सकता है, या फिर कोई रिटर्न प्रॉमिस हो सकता है कि आप ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। ये पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में हो सकता है। और इट मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, ये अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम एग्जांपल, जैसे सेलर जो है वो बायर को सर्विस दे रहा है और बायर उसको क्या कर रहा है, कैश दे रहा है, तो ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, कंसिडरेशन कहलाएगा, समथिंग इन रिटर्न। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, सेक्शन नंबर 23 कहता है कि लॉफुल एंड अनलॉफुल कंसिडरेशन के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में, कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है किसी भी चीज का, वो क्या होना चाहिए, या फिर जो कंसिडरेशन है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो लॉफुल होनी चाहिए, अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए। एग्रीमेंट जो है वो लॉफुल होगा। वो अनलॉफुल कब कंसिडर किया जाएगा, अगर कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऐसा है विच इज फोरबिडन बाय लॉ, यानी कि लॉ के थ्रू फोरबिडन है, डिफीट करता है प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, किसी भी लॉ के प्रोविजंस को डिफीट करता है, फ्रॉडुलेंट है, या किसी पर्सन और प्रॉपर्टी को इंजरी कॉज कर रहा है, या पब्लिक पॉलिसी के अपोज कर रहा है, उसके अगेंस्ट में है, और इमोरल है। हर वो एग्रीमेंट जिसका कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट क्या है, अनलॉफुल है, वो क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं कहती हूँ कि मैं आपको ये घर बेचना चाहती हूँ, इस घर के बेचने के बदले में आप मुझे क्या करना, आप मुझे इलीगल चीजें बेच दे दो इन रिटर्न, इन कंसिडरेशन, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया। क्यों वॉइड हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो कंसिडरेशन था और जो ऑब्जेक्ट था बिहाइंड दैट, वो क्या हो गया, अनलॉफुल हो गया। तो इसीलिए ये कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अगर अनलॉफुल होगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट, हमारा एग्रीमेंट टोटली क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेक्शन नंबर 24, जो कहता है पार्शियल अनलॉफुलनेस। अगर आपका एग्रीमेंट, या नहीं, आपके कंसिडरेशन का या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, किसी भी, मतलब जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है या जो भी आपका एग्रीमेंट है, उसका अगर कोई भी पार्ट, कंसिडरेशन या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर क्या है, अनलॉफुल है, पार्शियली अनलॉफुल है, तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, वो वॉइड माना जाएगा। इफ एनी पार्ट, अगर कोई भी पार्ट ऑफ कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, तो जो एंटायर एग्रीमेंट होगा वो वॉइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए जो है वो एग्री करता है कि वो लीगल मैन्युफैक्चरिंग करेगा इंडिगो की, उसके साथ साथ में वो बी को कहता है कि तुम इसके साथ में क्या कर लो, इलीगल ट्रैफिक करो अदर गुड्स की, मतलब इंडिगो की मैन्युफैक्चरिंग के साथ में मैं और भी इलीगल चीज़ें उसके साथ में करूँगी, और उसके बदले में वो उसको क्या देता है, बी को, कि मैं इसके बदले में तुम्हें सैलरी दूंगा।
तो यहाँ पे जो दोनों एक्टिविटीज है, इंडिगो वाला पार्ट तो सही है, लेकिन वो जो इलीगल अदर गुड्स की ट्रैफिक कर रहा है वो गलत है। तो इसीलिए जो भी एंटायर एग्रीमेंट हुआ कॉन्ट्रैक्ट वन दोनों के बीच में, वो क्या हो गया है, वॉइड हो गया है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 25, जो कहते हैं एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, कि बिना कंसिडरेशन के अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हो तो वो वॉइड होता है, यानी कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस ये कि अगर ये राइटिंग के अंदर है या रजिस्टर्ड है या बिटवीन नियर रिलेटिव्स, यानी कि इफ इट इज इन राइटिंग, इट इज रजिस्टर्ड और इट इज बिटवीन नियर रिलेटिव्स, तो ये क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा, वो उसे हम वॉइड डिक्लेयर नहीं करेंगे। इसके पीछे रीज़न ये है कि कंसिडरेशन का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक असेंशियल एलिमेंट हमारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो एनफोर्सेबल ऑब्लिगेशंस भी नहीं होगी। लेकिन कुछ 3 स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस है जहाँ पे आप एग्रीमेंट कर सकते हो बिना कंसिडरेशन के और वो वैलिड और एनफोर्सेबल माना जाएगा। सबसे पहला आता है एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है कि जो भी एग्रीमेंट है वो किसके आउट ऑफ होना चाहिए, यानी कि प्यार और अफेक्शन के वजह से होना चाहिए। पार्टीज जो हैं वो नियर रिलेशन में होनी चाहिए, एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए और उसे रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर एनी लॉ। अगर कोई भी कंडीशन इनमें से मिसिंग है तो एग्रीमेंट क्या माना जाता है, वॉइड माना जाता है। जैसे ए आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रॉमिस करता है अपने बेटे को कि वो उसे 1000 रुपीज देगा और वो उस प्रॉमिस को राइटिंग में लिखता है और रजिस्टर कर देता है, तो ये क्या माना जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट एक्सेप्शन आता है प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज, जैसे हम पास्ट कंसिडरेशन भी मानते हैं कि आप कंपनसेट करोगे पर्सन को जिसने ऑलरेडी वॉलेंटरीली आपके लिए कुछ किया है, प्रोमिसर के लिए किया है, या फिर और समथिंग विच द प्रोमिसर वाज लीगली बाउंड टू डू, या फिर कुछ ऐसा है जिसके लिए प्रोमिसर लीगली बाउंड है करने के लिए, तो भी आपको उसमें कर देना पड़ेगा। जैसे ए जो है उसे बी का पर्स मिल जाता है और वो उसे क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। यहाँ पे बी उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे 500 रुपये उसके लिए देगा, तो ये क्या हो गया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद में आता है थर्ड, प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेब्ट। ये सेक्शन 25 के सब सेक्शन 3 के अंदर गिवन है कि इसमें कुछ कंडीशंस होती है। कंडीशंस ये कि टाइम बार्ड होना चाहिए, जो भी डेट है वो क्या होना चाहिए, बार्ड होना चाहिए बाय लिमिटेशंस। प्रॉमिस जो किया गया है वो राइटिंग में होना चाहिए और उसके ऊपर जो ऑथराइज्ड एजेंट है या जो भी डेटर है उसके साइन होनी चाहिए। और प्रॉमिस में बी टू पे होल पार्ट, और प्रॉमिस किस लिए किया गया हो कि या तो होल या फिर कोई भी पार्ट ऑफ डेट जो है वो दिया जाएगा। ऐसे प्रॉमिसेस जो हैं वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं बिना किसी कंसिडरेशन के। अब उसमें 2 एक्सप्लेनेशंस भी दिए हुए हैं सेक्शन 25 के अंदर। फर्स्ट रिगार्डिंग द गिफ्ट, कि कोई भी चीज़ इन सेक्शन 25 अफेक्ट नहीं करेगी कंप्लीटेड गिफ्ट की अफेक्टिविटी को, वैलिडिटी को, अगर कोई डोनर और डोनी के बीच में होता है गिफ्ट जो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिया गया है। नेक्स्ट आता है इन एडुकेट कंसिडरेशन। एक एग्रीमेंट सिर्फ इसीलिए वॉइड नहीं हो सकता है क्योंकि कंसिडरेशन जो था इनएडुकेट था। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए जो पर्सन है वो बी से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी ये जो कार है विच इज़ वर्थ ऑफ 10 लाख रुपीज़, मैं इसकी वैल्यू जो है वो 10 लाख रुपीज़ है, मैं बोले इसमें तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मतलब 10 लाख की इसकी वैल्यू थी और ए बी को कहता है कि मैं तुम्हें इस 10 लाख की गाड़ी को कितने लाख में देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें इसे 5 लाख में देने के लिए तैयार हूँ। तो ये इनएडुकेट कंसिडरेशन हो गया, लेकिन यहाँ पे ये क्या होगा, वैलिड होगा। बस इसमें चेक करने की बात ये है कि यहाँ पे ए जो बी को ये गाड़ी दे रहा है ये खुद के फ्री कंसेंट से दे रहा हो, किसी के दबाव में आकर वो ये चीज़ ना कर रहा हो। इसमें आता है क्रिएशन ऑफ, अगर आप एजेंसी करते हो तो भी कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अगर होता है जो हम पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे वहाँ पे भी इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये पूरी चीज़ें हमारे कंसिडरेशन के अंदर दी गई है कि कंसिडरेशन क्या होता है, कंसिडरेशन का होना क्यों नेसेसरी है, क्योंकि उसके बिना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या माना जाएगा, हमारा वॉइड माना जाएगा। अब अगर आपके लॉन्ग मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आता है कि कंसिडरेशन क्या होता है, तो सबसे पहले आप उसमें डेफिनेशन से एक्सप्लेन करोगे
कि कंसिडरेशन की डेफिनेशन 2D के अंदर डिफाइन करी गई है, वो क्या क्या होती है। फिर आपको बताना है व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन। उसके बाद में आप एक्सप्लेन करोगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन, कितने टाइप्स के जो हैं वो कंसिडरेशन दिए हुए हैं। उसके बाद में आप क्या बताओगे, उसके बाद में आप बताओगे कि लॉफुल कंसिडरेशन क्या होगा। आप फिर सेक्शन नंबर 23 एक्सप्लेन करोगे विद एन इलस्ट्रेशन। फिर आप सेक्शन नंबर 24 एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद में आप सेक्शन नंबर 25 एक्सप्लेन करोगे, जिसमें आप ये सारी चीज़ें बताओगे और उसमें आप ये बताओगे क्या क्या एक्सेप्शंस उसके अंदर दिए हुए हैं, वो सारी चीज़ें आप उसके अंदर एक्सप्लेन करोगे। और फिर लास्ट के अंदर आप कंक्लूजन लिखोगे कि कंसिडरेशन का होना बहुत नेसेसरी, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसके बिना हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड नहीं होगा, इसके बिना हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। इसीलिए कंसिडरेशन का होना नेसेसरी है, वो लॉफुल होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से आंसर अटेम्प्ट करोगे तो डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन दिस। आई होप इट इज क्लियर। सो थैंक you and bye bye. You can ask any question in the comment box. If there is any query, I will clear it out for you. Bye.